और मनस के चारों तरफ ये नक्षत्र है। मून के मून अलग अलग जगह पे जाता है। तो अब आ गया पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। पद मतलब पैर, यानी कि एंडिंग पोजीशन आ गई। और अश्वनी जो है हेड था, है ना। तो हेड से लेके पूरी बॉडी किस प्रकार से पूरे नक्षत्र पूरा अपना एक जो बॉडी है। जैसे हम काल पुरुष आपने देखा होगा, है ना, वास्तु पुरुष देखा होगा। तो छोटी से छोटी चीज में भी वास्तु पुरुष आ जाता है, बड़ी से बड़ी चीज में भी वास्तु पुरुष आ जाता है। और विश्वकर्मा का भी आपने नाम सुना हो कि विश्वकर्मा जो हमारे पूरे यूनिवर्स को जिन्होंने एक आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर दिया है, तो विश्वकर्मा बोलते हैं। तो विश्वकर्मा में भी जो हम ये बनाते हैं ना, ऐसे करके क्या बनाते हैं, एक शुभ लाभ का साइन बनाते हैं। शुभ, स्वस्तिक। हाँ, स्वास्तिक बनाते हैं। तो जो स्वास्तिक है, उसी उसी के बड़े स्वरूप को ही हम वास्तु बोलते हैं। जो स्वास्तिक ऐसे बनाया हमने ऐसे करके और ऐसे करके। तो ये घर का वास्तु हो, किचन का वास्तु हो, पूरी हमारे मतलब कॉलोनी का वास्तु हो, सेक्टर का वास्तु हो, पूरे शहर का वास्तु हो। तो जो इनकी आउटलेट्स होती है ना, आउटलेट जैसे बाहर की तरफ निकलते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण ऐसे करके, उसको जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो उसमें जो बाहर का फ्लो है, बाहर की तरफ जो फ्लो है, उसको बस चेक करना चाहिए। और कोई वास्तु नहीं होता। तो वास्तु इन द सेंस की दैट दैट मीन्स की प्योरिटी हो, हमारे अंदर शुद्धता हो। जैसे मतलब मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि कबीर जी किसी भी कोने में बैठ जाते थे, पूरा वास्तु अपने आप ही घूम जाता था। मतलब कहने का भाव ये है कि अगर हम शुद्ध हैं तो हमारे ग्रह हमारे फेवर में काम करने लगते हैं। अगर हम ही सही नहीं है तो ग्रहों ग्रहों का कुछ भी आप करवा लो, कुछ पूजा करवा लो, कुछ भी करवा लो, तो काम नहीं बनता है ना। ऐसी मतलब वास्तु शास्त्र वही है, जब हम अपने प्रॉपरली काम करते हैं तो वास्तु ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो वो स्वास्तिक बोला जाता है उसको। खैर ये एक अलग सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कभी फिर समय मिलेगा तो वास्तु के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा है घनिष्ठा। घनिष्ठा मतलब उसका जो वृक्ष है वो है शमी। और शमी का वृक्ष आप सबने देखा होगा। और घनिष्ठ का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं कि घनिष्ठ क्या होता है। ये बहुत गहरा संबंध रखना, है ना। मतलब बहुत सारी खूबियों को समा के रखना, बहुत गहराई में, या बहुत सारी खूबियां छुपी हुई हो। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि जो उशीर का पेड़ है, वेटिवर ग्रास है, जो खसखस लगाते हैं हम अपनी कूलर की जालियों में, वो जो खसखस है वो कहाँ उगता है। हमने बात की थी कि जहां पर गंदे नाले सारे इकट्ठे होते हैं वहां पे खसखस उगता है। पूरी दुनिया का जितने भी इत्र हैं, मतलब परफ्यूम्स हैं, वो खसखस से बनते हैं, उशीर से बनते हैं। और उसकी जड़ के अंदर वो खूबी होती है कि जब हम बाहर जाते हैं, अपने शहर से बाहर निकलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा घास लगा हुआ होता है, कि गुच्छे के रूप में ऐसे बड़ा बड़ा घास होता है। घास जो है वो उशीर होता है। उसके नीचे की जो जड़ होती है, उस जड़ के ऊपर जो परतें होती हैं, वो जो परत है, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता ना, बाहर खुशबू आती है, जस्ट एक पतली सी लेयर अगर उतारो ऐसे, तो उसके अंदर इतनी खुशबू छुपी हुई होती है। और होता चारों तरफ क्या है कि मल होता है चारों तरफ, लेकिन उसके अंदर खुशबू कितना। और उसी का जो घास होता है, उसी की ये टाटी बनाई जाती है।
कूलर, उसमें एक अजीब सी खुशबू होती है। तो वो अपने अंदर वो सारी खुशबू को समा के रखता है। वेटेवर ग्रास बोलते हैं उसको, तो आजकल उसकी खेती होने लगी। मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए भी उसको यूज करते हैं। दूसरे देशों में आजकल हर्बल के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रही है कि किस प्रकार से अगर हम घर में जैसे लेमन ग्रास लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। इसी तरह उशीर की आजकल खेती होने लगी। सेम ऐसे ही जो शमी का वृक्ष है, शमी का वृक्ष की बहुत, जैसे हमने कीकर की बात की थी, कीकर, कीकर के पत्ते जैसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे शमी के भी पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये ज्यादातर राजस्थान के बॉर्डर पर और ऐसे ही उगता है। और बाहर से दिखता है कि छोटे छोटे पत्ते हैं और बहुत सूखा हुआ सा पेड़ है, जैसे कीकर का पेड़ होता है। लेकिन इसका जो शमी है, इसका क्षार बनाया जाता है। आयुर्वेद में क्षार बनाते हैं, मतलब क्षार का मतलब कि आपने देखा होगा, क्षार सूत्र सुना होगा, ये जो पाइल्स के लिए क्षार सूत्र का प्रयोग होता है। तो क्षार का मतलब होता है कि बहुत अ, अंदर कहीं पर भी अ, हमारे कुछ, अगर कोई ट्यूमर है, कोई अल्सर है, तो उसकी हीलिंग के लिए शमी की छाल को यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि जो, अगर हम इसकी क्षार यूज करते हैं, तो कुछ कुछ जैसे किसी को स्टोन हो जाता है, तो उसके लिए हम इसके क्षार का प्रयोग होता है। जितने भी हम आयुर्वेद में जो स्टोन्स होते हैं उसको, जैसे किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। गॉल ब्लैडर स्टोन का तो खैर आयुर्वेद में कुछ चीजें लिखी है, लेकिन उसका हमने एक्सपीरियंस करके देखा है, उसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। लेकिन किडनी स्टोन के अंदर क्षार का यूज होता है। तो शमी भी उनमें से एक है। जैसे स्नूही क्षार भी हम यूज करते हैं ना, जैसे पाइल्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर थ्रेड बांधते हैं कुछ ऐसे। तो शमी का जो पेड़ है उसकी पूजा होती है। हम लोगों ने भी, अगर आप में से किसी ने शमी के वृक्ष की, उसके पत्ते जो है शिव भगवान को चढ़ाए जाते हैं। उसके अंदर भी वो एक शक्ति होती है कि जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन करता है और डीपर लेवल पे प्यूरिफिकेशन करता है। शमी का वृक्ष जो है हमारी पूरी बॉडी की स्किन की प्यूरिफिकेशन के लिए माना जाता है। जैसे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो स्किन प्यूरिफिकेशन के लिए, ऐसे शमी के वृक्ष की भी, जैसे किसी को स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो शमी की पूजा करते हैं। हाँ, और शमी का एक एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनल एक शेयर करती हूँ कि शमी का जो वृक्ष है और स्नूही, ये दोनों हम जब आयुर्वेद में पढ़ते थे कि शमी के पत्तों का क्षार बनाकर और उसको हेयर रिमूव, फेशियल हेयर रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। आज भी अ, जो हमारी ट्रेडिशनल, अगर फेशियल ब्यूटी चाहिए और फेशियल हेयर रिमूवल चाहिए, तो पत्तों की चटनी बनाकर और उसके अंदर हल्का सा हल्दी और कुछ और चीजें भी हैं उसमें मिलाकर उसको फेस के ऊपर लगाया जाता है। तो फेशियल हेयर रिमूवल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हमने भी इस तरह के एक्सपीरियंस किए कि रियल में ये वर्क करते हैं। इनका अगर शमी के पत्तों का क्षार बनाकर यूज किया, तो क्षार बनाने की भी अपनी एक विधि होती है। तो हमने इसको यूज किया। और कॉलेज टाइम में तो सोचते थे कि कोई ऐसी औषधि मिल जाए हमें कि जिससे कि भाई हमारे जो वुमेन है उनको फायदा हो जाए, लड़कियां हैं उनको फायदा हो जाए, कि भाई हेयर रिमूवल के लिए ऐसी ऐसी पेस्ट आने लगे, ऐसी यूज होने लगे कि जो नेचुरल वे में। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया और इसमें हमें सक्सेस भी मिली, सक्सेस मिली। और कभी ये सोचते थे कि गवर्नमेंट जॉब से हटेंगे तो इसके ऊपर काम करेंगे। तो शमी का वृक्ष, केले की जो जड़ होती है, उस जड़ का भी क्षार बनाया जाता है इसे हेयर रिमूवल के लिए। और भी कुछ और चीजें भी उसमें डाली जाती है, जैसे फिटकरी डाली जाती है। तो शमी का जो वृक्ष होता है वो ब्यूटी के लिए, ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है कि अगर हमें पूरी बॉडी की
प्यूरिफिकेशन करना है, तो पत्तों को भी जैसे हम नीम के पत्ते पानी में डाल देते हैं, ऐसे शमी के पत्ते भी नीचे झड़ते हैं। उसको पानी में डाल के रखो रात को, और मॉर्निंग में उससे हम नहा लें ना। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि आज तो टब बाथ आ गया, जाकूजी आ गया, लेकिन पहले क्या करते थे कि जो महल होते थे उसमें इस तरह के टब, बड़े बड़े टब होते थे जिसमें सब फ्रेग्रेंस वाले जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, जो मेडिसिनल लीव्स हैं, उनको डाल दिया जाता था। फिर उसके अंदर राजा महाराजा महारानियां रानियां ये सब नहाते थे। इवन कि सभी ऐसा करते थे। तो उसमें से शमी एक ये वृक्ष है जिसके पत्तों का यूज किया जाता है। और इसके भी जो फूल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो इसके पत्ते, फूल, छाल, ये सब चीजें इसकी यूज होती है। एक एक इसका पार्ट यूज किया जाता है। और हमारे एक आयुर्वेद में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन करके एक पार्ट है कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस जो अभी खत्म होती जा रही है, तो उन ट्रेडिशंस जो खत्म होती जा रही है उसमें से कुछ पार्ट ऐसा रखा है कि जिसमें हम आज भी उन चीजों के ऊपर रिसर्च करके, और उन चीजों को हम, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि हम किसी गांव में गए, और गांव में जाने के बाद हम वहां बैठे, तो वहां पे कोई जो पुराने कोई हीलर हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आ गए और उन्होंने बताया कि जो भृंगराज है, अगर हम उसका क्षार बनाते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए यूज होता है। अब डॉक्टर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इतनी इसकी खूबियां हैं। और आमतौर पे ये जो है जहाँ ड्राई एरिया होता है वहां पर मिलता है। ऐसे हमारे उसमें भी ये बताते हैं कि एक होती है नमी वाला धरती होती है, एक होती है सूखी धरती होती है। तो नमी वाले जो वृक्ष है वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो सूखी वाली धरती होती है उसके वृक्ष अलग होते हैं। तो अलग अलग, जैसे अगर हम ड्राई एरिया में रहते हैं तो ड्राई एरिया की चीजें मिलेंगी। जैसे कल हमारे घर कोई आया, तो एक काम कर रहे थे कोई लेबर यहाँ पे हमारे सोसाइटी में, तो उसको सांस की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे मैंने पूछा कि तुम नॉन वेज तो नहीं खाते, क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ट की कुछ मैंने ऐसी एक्सपेरिमेंटल कुछ बुक्स पढ़ी, उसमें कुछ चैप्टर्स पढ़े। तो मैंने पूछा कि तुम नॉन वेज, तो उसने कहा जी ये तो मच्छी बहुत खाता है। तो मैंने कहा मच्छी, अब इस एरिया में मच्छी खाने का कोई मतलब नहीं है। एक स्टेगनेंट वाटर में आप मच्छी, मतलब वो जो मच्छी पालन वाले हैं वो मच्छी को जन्म दे रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद वही मच्छियां निकाल के हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वही लोग खाते हैं मच्छी। तो मच्छी कौन सा इस हमारे इस वाले धरती के लिए, इस क्षेत्र के लिए तो ठीक नहीं है ना। कोई समुद्र के किनारे तो रहते नहीं है, तो भी मच्छी नहीं खानी चाहिए। और भी बहुत सारे फूड होते हैं, लेकिन चलो फिर भी वहां समुद्र के किनारे तो जाकर सोचा जा सकता है। उसको बताया कि तुम ये मत खाओ, तो वो कहने लगा जी ये तो बिल्कुल डॉक्टर्स ने ही बोला है कि प्रोटीन खाओ, सूखा पड़ा है ये तो। अब डॉक्टर्स ने बोला है तो भाई ठीक है, आप इनहेलर दे रखा था उसने, तो मैं कहा आप डॉक्टर से ही सलाह करो, अ, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती ना। तो जब हमारी सेंस जो है, सेंस हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, उसकी वातावरण के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी, मतलब वो डायनेमिक पोजीशन में रहती है। तो उसमें हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीजें हमें खुद के अंदर आभास भी होता है, आवाज आती है हमारे, ये नहीं खाना है ये खाना है। तो ये चीजें हमें अंदर से जो आवाज आती है उसको हमें सुनना चाहिए, और हमारे उस धरती के अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अ, ये जो धन्वंतरी पुस्तक है, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ, हरीश जोहरी की लिखी हुई, जो बहुत साल पहले मैंने 1989 में कभी पढ़ी थी। उसमें लिखा है कि जो धरती से नीचे की जो चीजें हैं, धरती से नीचे की जो चीजें हैं, यानी कि आलू,
गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, ना शकरकंदी, चुकंदर, ना शलगम, जो जो धरती से नीचे की जो चीजें, उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। क्योंकि वो धरती से नीचे है तो उसके अंदर वो पृथ्वी तत्व की प्रधानता की वजह से उसमें हैवीनेस होती है। और उसकी जो एनर्जी है वो एक्सपैंड नहीं होती, वो मतलब वहीं पे घूमती रहती है। हम आलू खाएंगे अधिक मात्रा में, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें हम आलू, है ना। शकरकंदी है, गाजर है, मूली है, इन सब में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से वो चारों तरफ जो एनर्जी एक्सपैंड होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, वो एक छोटे से एरिया में ही एनर्जी वहीं पे रह जाती है और डाउनवर्ड होती है। उसका जो फ्लो है, वो मैग्नेटिज्म है, वो नीचे की तरफ खींचता। तो हमारे मतलब वो ग्राउंडेड होने के लिए तो ठीक है, लेकिन अधिक खाएंगे तो उससे हमारे जो लोग कफज हैं, जो मोटे हैं, उनका मोटापा और बढ़ जाएगा। फिर धरती के ऊपर जो चीजें रेंगती हैं, जैसे ककड़ी है, घिया है, तोरी है, ये सब चीजें जो रेंगने वाली हैं, इनमें पृथ्वी से ऊपर जो जल तत्व है उसकी प्रधानता होती है। अब वो जो जल तत्व है वो धरती के बिल्कुल ऊपर ऐसे रहता है। तो जल तत्व की प्रधानता, अब जैसे गर्मियां हैं तो उसमें हम तरबूज है, खरबूजा है, घिया है, तोरी है, टिंडे है, खीरा है, ककड़ी है, हम ये चीजें उसको यूज करते हैं। उसमें से एक चीज जो पेठा है उसको सत्व बोला गया है, मतलब अमृत बोला गया है पेठे के, कि वो इतना अच्छा होता है, हल्का होता है। इवन कि वो उसकी बेल होते हुए भी, मतलब वो एक अपवाद के रूप में माना जाता है और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेद्य बोला गया है उसको, मतलब पेठे का नाम भी मेद्य बोला गया है, कि जो मेद्य हमारे जो वेजिटेबल्स आते हैं उसमें पेठे को सबसे अच्छा माना गया है। और हम पेठे से शायद बच्चे भी सब कतराते हैं कि पेठा नहीं बनना चाहिए, तोरी नहीं बननी चाहिए, लेकिन पेठा बहुत अच्छा होता है और उसका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा काट के हम उसका आंवली का रस मिला के बहुत अच्छा बना सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, मीठा पेठा स्पाइसी बना सकते हैं। तो बहुत सारे उसके तरीके हैं पेठे, और पेठा तो बनना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी, और उसके बाद जल तत्व, और उसके बाद उससे ऊपर हमारा अग्नि। अग्नि तत्व जितनी भी हमारी दालें हैं, पल्सेस है ना, उसमें हमारा अग्नि तत्व बहुत होता है। तो इसीलिए दाल की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, उसी में हमें खाना चाहिए। अब हमारे भूत सवार होता है कि जो हमारी डाइट या हमारे जो लोग हैं सोचते दाल खूब खाओ, दो दो कटोरी भर के खाओ, है ना। अब दो दो कटोरी की दाल की हमारी अंदर की जो बॉडी की नीड है वो नहीं है। वो हमारी नीड एक कटोरी दाल, पौना कटोरी दाल की नीड है सिर्फ, ना। अगर हम कुछ ग्राम्स में उसको रखें तो जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उतना ही हमारा प्रोटीन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रोटी कम खाते हैं और हम दाल पूरा दो कटोरी को फुल करके खाते हैं। तो फिर क्या होता है, अग्नि है उसमें, और अग्नि अगर हमारी बॉडी में है तो हमारे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, छोटे ज्वाइंट्स में पेन होना, ना, ये धीरे धीरे हमारा जो आम वात बोलते हैं आयुर्वेद में, वो खाने की वजह से अगर आम बात है तो वो मेन रीजन हम पहचान लेते हैं कि उसकी जो डाइट है उसमें कहीं ना कहीं अग्नि तत्व वाले द्रव्यों की प्रधानता है, उस वजह से उसको ऐसे रहता है। क्योंकि क्या होता है, अग्नि ट्रेवल नहीं करने देती पूरी बॉडी में, जो ट्रेवलिंग होती है हमारा पूरा जो फ्लूइड ट्रेवल होता है उसमें जगह जगह पे उसको ब्लॉक कर देती है। जैसे कहीं पे मान लो गैस जल्दी बहुत तेज कर देते हैं तो सब्जी जल जाती है ना। तो सेम ऐसी बॉडी के अंदर भी अगर वो अग्नि तत्व की प्रधानता में, और साथ में हम मिर्च भी डालें ना, कुछ और अग्नि, तो बहुत सारी चीजों में सभी में अग्नि तत्व होता है, उसकी रेशो कम होती है। लेकिन अगर अगर अग्नि ही तत्व की प्रधानता में चटनी भी खा ले, है ना, तो ऐसे
हमारे एक बैलेंसिंग सिस्टम में हम पांच भूतों से बने हुए हैं, पंच महाभूत से बने हैं। महाभूत का मतलब कि एक पर्टिकुलर रेशियो है हर किसी व्यक्ति की। किसी के अंदर कफज है, किसी के अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ना। जैसे मैं कफज हूँ कुछ पोर्शन में, तो मैं कभी भी सैलेड नहीं खाती, या सैलेड खाती हूँ तो फिर खाना नहीं खाती। क्योंकि अगर कफज है तो आप वाटर, जल तत्व और पृथ्वी तत्व अधिक लोगे तो हैवीनेस आ जाए। ये ऑटोमेटिकली हमारी खाने का जो पंच महाभूत है, और हमारी बॉडी के पंच महाभूत है, और एनवायरमेंट के पंच महाभूत है, उन सबके मिलन से ही हमारी पूरी सृष्टि के ऊपर ये सब्जियां, फल, औषधियां, ये सब आते हैं। तो पृथ्वी हो गया, फिर जल हो गया, और फिर अग्नि हो गया। और जो हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे गेहूं है, चावल है ना, उसमें से कुछ हमारे मिलेट्स का कुछ पोर्शन, जैसे सामक है ना। सामक को ही माना जाता है। हमारे पहले ऋषि मुनि जब जंगलों में तपस्या करते थे, जाते थे, कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, तो सामक ही खाते थे। और सामक की कोई खेती नहीं होती थी। सामक नेचुरली वो, हम जब सामक के बारे में हमने पढ़ा, तो हम ये देखते थे कि ना, जैसे जंगलों में जाते जाते जैसे गेहूं उगता है, ऐसे ही सामक उगा हुआ दिखता था। तो उन्होंने टेस्ट किया, निकाला, तो उसमें से कुछ छोटा से जैसे चावल का कण निकलता है, ऐसे निकला। तो वो जो घास का मतलब, घास का ही एक स्वरूप माना जाता है सामक। तो वो सामक जो है वो हम उसको अपने व्रत के दौरान खाते हैं। सामक, सामक की कोई खेती नहीं होती, तो पहले के ऋषि मुनि अन्न नहीं लेते थे, सामक ही खाते थे। तो सामक के ऊपर भी बहुत ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि बहुत हल्का होता है ये सामक। तो आज तो चलो इसकी खेती होने लगी, लेकिन सामक को खाने के बाद फिर वो आगे चले जाते थे, इस तरीके से सारा वो लिखा हो। तो ये भी हमारा जल तत्व और आकाश तत्व, वायु तत्व की प्रधानता है। सुभाष जी, म्यूट कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद हैं, जैसे पेठा बताया, ऐसी सावक भी हमारे सीरियल्स में अपवाद है कि बहुत सत्व अमृत बोला गया है इसको। जैसे पेठे को अमृत बोला, ऐसे ही सावक को भी अमृत बोला है। उसके बाद फिर जब अग्नि तत्व के ऊपर का जो वायु तत्व है और आकाश तत्व है, उसमें हमारे फल और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। और उसके अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल है, उसकी भी इम्पोर्टेंस बताई गई है। जैसे हमारे स्पाइसेस हैं, ये भी हमारे आकाश में वायु तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए। इनकी मात्रा मतलब बहुत, जैसे बादाम का, जब मैं अपना ये डाइटेटिक्स का डिग्री कर रही थी, उसमें बताया गया कि 5 बादाम से ज्यादा तो खाना नहीं चाहिए। काजू से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 2 अखरोट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन बताया हुआ था कि कितना हम खा सकते हैं। लेकिन हम, हमारी बिल्कुल अलग है कि हम उसको 10-10 बादाम ना, 10-10 काजू ऐसे खा जाते हैं। लेकिन एक डाइट के तहत उस 5 से ऊपर कोई डाइट है ही नहीं। इसी तरीके से जूस का बता रखा था कि जूस जो है आपको पौना गिलास, यानी कि कुछ 70-80 ml से ऊपर हमें जूस नहीं पीना चाहिए, लेकिन 2-2 गिलास जूस भर के ले लेते हैं, है ना। क्यों? उसके पीछे भी उन्होंने साइंटिफिक एक रीजन दिया कि जो हमारा मतलब जो स्टमक है, उसकी इनर लाइनिंग्स है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन जो एरिया है, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही उस एब्जॉर्ब कर पाता है। उसको एंजाइम्स उसके अंदर मिल जाते हैं। अगर हम ज्यादा पीते हैं तो वो जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट होने के बाद वो अधपचा ही वो नीचे चला जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अधपचा ही फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से पूरा उसका साइंटिफिक वे बताया हुआ है कि हमें जूसेस कैसे लेने चाहिए, हमें चटनी कैसे खानी चाहिए। चटनी का भी ये बताया हुआ है कि अगर आप चटनी को तो सिंपल सिंपल अपने
प्याज काटो, टमाटर काटो, धनिया के पत्ते ले लो, और जब खाना खाने के लिए बैठो उससे पहले आप मिक्सी में जस्ट उसको बस थोड़ा सा दरदरा सा पीस लो। ऐसा नहीं कि चटनी बना के रख ली और 4-4 दिन यूज हो रही है। तो उसमें उसका भी पूरा एक, उसके पीछे एक साइंस का बैकग्राउंड, साइंटिफिक बताया गया कि जब हम चटनी चटनी जो है आयुर्वेद में भी, और जो डायटेटिक्स जब मैं पढ़ रही थी उसमें बताया गया कि चटनी या कोई भी हम औषधि की पेस्ट बनाते हैं, उस पेस्ट को हम लगभग मतलब 15 से 20 मिनट तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता, उसके औषधीय गुण खत्म हो जाते। सेम ऐसे ही डायटेटिक्स में पढ़ा कि चटनी के अंदर जो स्वरस के बाद उसका जो हम पेस्ट जो रह जाता है, तो उस पेस्ट की सब कुछ उसके औषधीय गुण या उसका जो अंदर से इम्पोर्टेंट उसकी हमारी जो पार्ट होता है वो सब बेकार हो जाता है, फिर चटनी का कोई यूज नहीं होता, फिर हम उसको जस्ट वैसे ही बेकार ही खाते हैं उसको। तो इसी तरह सूप का भी बता रखा था कि सूप को हम आधे घंटे से ज्यादा, या जूसेस को आधे घंटे के बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन लोग निकाल के रखते हैं। इसीलिए आंवले का रस और ये जो सब आता है मार्केट में उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, बट आंवला आप काटो और उसकी चटनी बना के खा लो, दैट इज बेटर देन कि हम आंवले का रस मार्केट से लाएं और उसके बाद उसको 2-2 ढक्कन डाल के पिए। उससे तो कहीं अच्छा है कि हम आंवले को कच्चा खा लें या सुखा कर उसको रख लें, वो ज्यादा है। तो जब क्योंकि इसी में एमडी है तो उसमें संस्कार होते हैं, जैसे अचार, एक संस्कार के रूप में अचार को तैयार किया जाता है कि उसमें कुछ कुछ औषधियां डाली जाती हैं, उसके बाद वो आम का रस तैयार होता है। ऐसे सब चीजों के पीछे संस्कार है। जैसे हम बच्चों को संस्कार देते हैं, ऐसे खाना एक संस्कार की विधि से बनता है, तब वो खाना जो है वो सत्व माना जाता है, सात्विक भोजन होता है। और जब तक चबाते नहीं है तब तक वो सात्विक गुण उसमें आते नहीं, कितना ही हम अच्छा खाएं। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो ये 5 तत्व है, उस 5 तत्वों के अकॉर्डिंग हमारे भोजन का एक अंदर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें रोटी भी खानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रात को रोटी नहीं खाते। तो मेरा मानना है कि इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी तो हर किसी को चाहिए थोड़ा, कि हम 3.5 घंटे तक वो दाल जब डाइजेस्ट होगी तभी इंस्टेंट एनर्जी आती है हमारी कार्बोहाइड्रेट और शुगर से। कार्बोहाइड्रेट लगाएं या शुगर लगाएं तो इंस्टेंट एनर्जी कब चाहिए? अगर हम दिन भर की एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें रोटी लेनी चाहिए। रोटी है, चावल है, मात्रा उसकी हम कम रख सकते हैं लेकिन लेना चाहिए क्योंकि वो ब्रेन फूड है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। हरीश जोरी की बुक में ही लिखा है कि अगर हम सेरोटोनिन लेवल जो है, वो जो कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हैं उनका सेरोटोनिन लेवल हाई होगा, और जो नॉन वेज यानी कि जो प्रोटीन का फूड ज्यादा लेते हैं उनका सेरोटोनिन लेवल बहुत लो हो जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट से आता है। क्या, चलो आज टाइम कितना हुआ? अभी और नहीं, टाइम हो गया टाइम।